दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था यूपीएससी के तैयारी के लिए एक बड़ा ही बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे प्रत्येक वर्ष प्रारंभिक परीक्षा में 18 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में 18 से 20 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, जबकि जब मेंस की बात होती है तो 10 यूनिट इसी से संबंधित है। ऐसे ही जब बीपीएससी की बात करते हैं तो बीपीएससी में कुल प्रश्न 150 पूछे जाते हैं, जिसमें से 12 से 13 प्रश्न सिर्फ भारतीय राज्य व्यवस्था से होते हैं। और जब मेंस की बात होती है तो मेंस में 38 गुणे 3, 38 गुणे 3 कितना होता है? 8 तिया 24, 3 तिया 9, 2 11, 114 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अब आप ये समझिए कि 900 नंबर का मेंस होता है बीपीएससी का, और 900 के मेंस में से 114 नंबर का प्रश्न सिर्फ भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछ लिया जाता है। यूपीपीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा, वहाँ भी 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें से लगभग 20 प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे जाते हैं। एमपी में भी 10 से 12 प्रश्न, राजस्थान में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात ये भारतीय राज्य व्यवस्था हमारे तैयारी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण चीज़ है। वैसे भी सब लोगों को संविधान की समझ, राजनीति की समझ होनी ही चाहिए। अपने मूल अधिकारों को, अपने मूल कर्तव्यों की जानकारी सब लोगों को होनी ही चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे पढ़ना और समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसकी शुरुआत हम लोग करने वाले हैं, और शुरुआत आज हम लोग करेंगे संविधान और संविधानवाद तथा राज्य से। धीरे धीरे बेसिक से चीज़ों को करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है और आगे पढ़ना है। जब हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे तो पहले ही वीडियो में हमने बताया था कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो जाएगा, और देश आज़ाद होने की कहानी हम लोग पढ़ रहे थे। और उस देश आज़ाद होने के कहानी का तात्पर्य क्या था? तो देश आज़ाद होने के कहानी का तात्पर्य था कि देश एक राज्य बन जाएगा। राज्य किसे कहते हैं, धीरे धीरे उस पर चर्चा करेंगे। राज्य बन जाएगा, या इसे राष्ट्र बोलते हैं, राष्ट्र बन जाएगा। ठीक है, अब कोई भी अपना एक देश बन गया, राष्ट्र, भारत आज़ाद हो गया, तो आज़ाद हो जाएगा तो भारत में शासन चलाना है। शासन को कैसे चलाया जाएगा? तो उसके लिए कुछ नियमों को, कुछ सिद्धांतों को एक साथ लाना पड़ेगा। तो जो नियम और कानून, जो सिद्धांत एक साथ आते हैं, यानी जिससे शासन चलाया जाए, यानी कि शासन करने वाले सिद्धांत, इसे ही संविधान कहा जाता है। तो संविधान का अर्थ तो समझ गए कि ये शासन करने वाले सिद्धांत को ही कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, कोई भी देश हो वहाँ पे उसका अपना एक संविधान होता ही है। जहाँ तक कि आप पार्टियों की बात करेंगे, भारत में कांग्रेस, बीजेपी, सपा, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस, जदयू, राष्ट्रीय जनता दल, और ऐसे ही अनेक पार्टी है। जितनी भी पार्टी होती है सबका एक अपना संविधान होता है। तो वो संविधान क्या होता है? संविधान वो मूल सिद्धांत होता है जिस सिद्धांत के हिसाब से वो पार्टियाँ अपना कार्य करती है। ठीक है, तो जिस सिद्धांत के हिसाब से शासन चलाया जाएगा उसे संविधान कहा जाता है। तो संविधान क्या हो गया? शासन करने वाला सिद्धांत हो गया। ठीक है, ये विश्व के प्रत्येक देश में होता है। ये देश लोकतांत्रिक हो या गैर लोकतांत्रिक हो, हमें यहाँ पे संविधानवाद को समझना है मुख्यतः। संविधानवाद क्या होता है? जब संविधान की सर्वोच्चता स्थापित हो जाए तब उसे संविधानवाद कहते हैं। संविधान का मतलब क्या है कि संविधान तो हो गया, पर हो सकता है जो शासक हो ना, वो वहाँ पे सर्वोच्च हो। जैसे कभी कभी आप देखते हैं वन मैन पार्टी होती है। ठीक है, किसी पार्टी का मैं नाम नहीं लूँगा, पर वन मैन पार्टी में जो प्रमुख नेता होते हैं, जो सीएम होते हैं, वो जो निर्णय लेते हैं वही निर्णय सर्वोच्च हो जाता है संविधान से ज़्यादा। आईएएस की बात आप लोग बीच में काफ़ी सुने होइएगा। आईएएस का भी एक अपना संविधान होगा, लेकिन वहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता न होकर शासकों की सर्वोच्चता थी। जब संविधान की सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है तो उसे ही संविधानवाद कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? तो इसका फ़ायदा ये होता है कि तब शासन जो है ना सीमित हो जाता है। सीमित शासन या सरकार जो होती है ना, वो एक सीमा में काम करती है। अब जैसे भारत ही देखिए, भारत में क्या है,
विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका क्या करती है? रोक और संतुलन का कार्य करती है। ठीक है, रोक व संतुलन का कार्य न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। जब भी कोई ऐसा विधि बनाया जाएगा विधायिका के द्वारा जो लोगों के अधिकारों का हनन करे, तो न्यायपालिका उस विधि पे अंकुश लगाने का कार्य करती है। यानी कि क्या हो गया? शासन सीमित हो गया, सरकार सीमित हो गई। तो सर्वोच्च कौन हो गया? यहाँ पे संविधान सर्वोच्च हो गया, नागरिकों का अधिकार सर्वोच्च हो गया, स्वतंत्रता सर्वोच्च हो गया। तो यही संविधानवाद है। ठीक है, तो अब आप लोगों को संविधान और संविधानवाद के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बस इन बेसिक चीज़ों को ही देखने जा रहे हैं ताकि एक समझ विकसित हो जाए। जब एक समझ विकसित हो जाएगा तो पॉलिटी काफ़ी ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से जितने भी सवाल आए, सारे के सारे सवाल आप लोग सही कर सकते हैं। यदि आप 10 में से 9 सवाल सही करते हैं, यानी कि 90% सवाल सही हो जाता है, तो आपके परीक्षा पास होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। परीक्षा में पूछा गया था 65वीं बीपीएससी के मेंस में संविधान और संविधानवाद के बीच का अंतर पूछा गया था। यदि आप इतनी बेसिक समझ आपको हो जाएगी, यदि जान रहे हैं पहले से, तो आप आराम से परीक्षा में उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। आज़ाद होने का मतलब है कि भारत एक राज्य बन जाता है। राज्य बनने की परिभाषा क्या है? ये सवाल भी यूपीएससी ने पूछ लिया था अपने प्रीलिम्स में। तो राज्य बनने की परिभाषा ये है कि राज्य का एक निश्चित भूभाग हो, राज्य की एक निश्चित जनसंख्या हो, राज्य में एक सरकार हो और राज्य संप्रभुता हो या राज्य संप्रभु हो। ठीक है, अब जब देश आज़ाद नहीं था उस समय भी तो ब्रिटिश इंडिया के नाम से एक निश्चित भूभाग था ही भारत के पास, एक निश्चित आबादी यहाँ रही थी और ब्रिटिशर्स यहाँ पे शासन चला रहे थे। ठीक है, क्या नहीं था उस समय? तो संप्रभुता नहीं था। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? संप्रभुता का अर्थ है कि आप अपने आंतरिक मामलों में निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च शक्ति स्वयं है। ठीक है, सर्वोच्च शक्ति स्वयं है, जबकि बाह्य मामले में निर्णय लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं। मतलब आप यदि आंतरिक और बाह्य दोनों जगह पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने निर्णय को लेने के लिए, तो उसे ही संप्रभुता कहा जाता है। परीक्षा में पूछ लेगा संप्रभुता की परिभाषा, परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाएगा राज्य की परिभाषा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आंतरिक और बाह्य मामले में जब हम सर्वोच्च हो जाते हैं तो उसे ही संप्रभुता कहा जाता है। जब तक अंग्रेज थे, जो यहाँ के राजे रजवाड़े थे, वो भी अपने राज्य के अधीन निर्णय लेने के लिए तो स्वतंत्र थे, लेकिन रक्षा के मामले में, विदेशी मामलों में वो किस पे निर्भर थे? वो अंग्रेज़ों पे निर्भर थे। ठीक है, यदि आपने इन सारे चीज़ों को नहीं पढ़ा है अभी, तो आप आधुनिक भारत के इतिहास के वीडियो को एक बार देख ले तो उससे आपकी समझ विकसित हो जाएगी। हम उस समय संप्रभु नहीं थे। बाद में भी आप देखते होइएगा डोमिनियन स्टेटस की बात होती थी ब्रिटिश इंडिया वाले क्षेत्र में भी, यानी कि भारतीय तो अपना संविधान बनाएंगे, भारतीय अपना सरकार बनाएंगे, लेकिन डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि आप सिर्फ आंतरिक मामले में स्वतंत्र रहेंगे, बाह्य मामले में आप उस समय भी ब्रिटिशर्स पे ही निर्भर रहेंगे। इसीलिए भारतीय डोमिनियन स्टेटस का विरोध करते थे और पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते थे। तो राज्य की परिभाषा आप समझ गए, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ये 4 चीज़ जब इकट्ठा होगा तो राज्य का निर्माण होगा। 15 अगस्त 1947 को भारत एक राज्य बन गया। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ है सरकार। ठीक है, हमने अभी क्या देखा कि संविधान बना। ठीक है, अब संविधान जो बना तो संविधानवाद कैसे आएगा? संविधानवाद कैसे आएगा? संविधान की सर्वोच्चता कैसे तय की जाएगी? तो उसके लिए सरकार का गठन किया जाएगा। तो सरकार के गठन के लिए सरकार को 2 पार्ट में बांट के देखते हैं, सरकार के रूप और सरकार के अंग। ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं। विश्व में सरकार के कौन कौन से रूप उपलब्ध है? तो सरकार के रूप में आप देख लीजिए राजतंत्र, धर्मतंत्र,
कुलीन तंत्र, लोकतंत्र। इसमें जो सबसे फेमस है अभी के समय में वो है लोकतंत्र। राजतंत्र भी अभी भी कुछ ऐसे देश है जहाँ पे राजतंत्र है, जैसे कि ओमान में। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। दारुसलम में राजतंत्र है। राजतंत्र मतलब क्या होगा? राजा का बेटा ही राजा बनेगा। मतलब ये फिक्स हो गया कि एक ही वंश की संतान जो है वहाँ पे शासन करेगी। धर्मतंत्र की बात आती है, जहाँ पे धर्म के हिसाब से ही शासन की बात की जाती है। जैसे आईएसआईएस क्या कहता था? आईएसआईएस यही तो कहता था कि हम यहाँ पे धार्मिक रूप से सरकार का गठन करेंगे। आज भी सऊदी अरब में पूर्णतः धर्मतंत्र की ही शासन है। कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र का मतलब होता है कि कोई एक निश्चित वर्ग का शासन हो। ठीक है, और जो सबसे फेमस है उसे बोला जाता है लोकतंत्र। लोकतंत्र के शासन का मतलब क्या होता है? लोक का तंत्र। लोक और तंत्र को अलग अलग कीजिएगा। तो लोक मतलब जनता और तंत्र मतलब शासन। तो जो जनता का शासन है उसे ही लोकतंत्र कहा गया, जनता का शासन। और इसी के लिए अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को सबसे अच्छे से परिभाषित किया था कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब क्या है? एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां ज़्यादा से ज़्यादा जनता की भागीदारी हो। पूर्णतः जनता की भागीदारी नहीं हो पाती है, क्योंकि लोकतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। मतलब जनता का शासन किसके द्वारा किया जाता है? जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। जनप्रतिनिधि कौन है? जिसे जनता चुनकर शासन करने के लिए भेजती है। हमारे यहाँ चुनाव होता है। चुनाव के बाद हम लोग वोट देते हैं। वोट देने के बाद हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, फिर सरकार बनती है और वो सरकार शासन चलाती है। तो वो हमारी प्रतिनिधि के रूप में शासन चला रही है। डायरेक्ट हम शासन नहीं चला रहे हैं। प्रत्यक्ष शासन कहाँ है? कुछ छोटे देश जहाँ की जनसंख्या काफ़ी कम है, वहाँ पे प्रत्यक्ष शासन की बात होती है, जहाँ जनता भी शासन में हस्तक्षेप करती है। यानी सरकार तो बन जाएगा, जनता सरकार तो बना देगी, लेकिन सरकार कोई भी बड़ी निर्णय लेने से पहले जनता से पूछेगी, सर्वेक्षण कराया जाएगा और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। पर भारत जैसे बड़े देश में इस प्रकार का कार्य करना संभव नहीं है। इसीलिए भारत में अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। अब जो अब्राहम लिंकन ने कहा था, उन्होंने क्या कहा था? जनता का, ठीक है, जनता के द्वारा जनता के लिए। जनता का कहने का क्या मतलब होता है? यहाँ पे जनता का कहने का मतलब ये होता है कि जो शक्ति है ना संविधान में, उस शक्ति का अंतिम स्रोत जनता है। शक्ति का अंतिम स्रोत जनता है। जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे, अगले क्लास में ही प्रस्तावना पढ़ेंगे, आप लोग पहले सुने होइएगा, तो वह शुरुआत होता है प्रस्तावना का हम भारत के लोग से। तो ये हम भारत के लोग कहने का मतलब ही होता है कि ये जो भी शक्ति है वो जनता के अंदर निहित है। जनता ही शक्ति दे रही है सरकार चलाने के लिए। ठीक है, इसीलिए जनता का बोला गया। जनता के द्वारा हमने अभी देख लिया कि अप्रत्यक्ष शासन है, तो जनप्रतिनिधि जो है वो शासन चलाती है और वो जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और ये शासन जो है जनता के लिए है। और इसीलिए सरकार क्या करती है? सरकार जनता के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती है। हमारे यहाँ देखते होइएगा आप, सब्सिडी दिया जाता है, स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती है मुफ्त में, सड़कें बनाई जाती है अच्छी अच्छी, गाँवों को जोड़ा जाता है। बिहार में अब देखिएगा मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना भी चलता है, जिससे गांव के भीतर जो टोला होते हैं ना, उसको भी सड़कों से जोड़ दिया जाए। ये कार्य किया जाता है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अंतिम व्यक्ति जो है, जो अंतिम जनता है, उस तक भी सारे चीज़ उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो इसीलिए जनता के लिए है। अभी देखिएगा भारत सरकार मुफ्त अनाज राशन दे रही है सब लोगों को।
गैस सिलेंडर पे सब्सिडी दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ये सरकार जो है वो जनता के लिए शासन करती है लोकतंत्र में। ठीक है, तो जनता के द्वारा और जनता के लिए, ये तीन बात आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। तो सरकार के रूप में ये सब तो टाइप है, राजतंत्र, धर्मतंत्र, कुलीन तंत्र, इससे अभी हम लोगों को लेना देना नहीं है। हमारे काम का चीज़ है लोकतंत्र, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है ये तो अब हम लोग समझ चुके हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सरकार के अंग को देखते हैं। अब देखिए, सरकार के रूप हो गए, अब सरकार के अंग क्या क्या है? तो सरकार के अंग है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहाँ पे एक चीज़, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, हम सब कुछ समझा रहे हैं आप लोगों को। आप लोग सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, ये ध्यान में रखना है। और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब देखिए, विधायिका का क्या काम है? विधायिका का काम है विधि का निर्माण करना। विधि का निर्माण मतलब कानून का निर्माण करना। ठीक है, जनता की इच्छाओं एवं हितों का सबसे प्रमुख संरक्षक कोई है तो वो विधायिका होता है। ठीक है, विधायिका को दो भागों में बांट के हम लोग देख सकते हैं। वो दो भाग क्या क्या होगा? भारत में जो है सो केंद्र में एक विधायिका है, दूसरा विधायिका राज्य में है। ठीक है, तो ये देखिए केंद्र, ये राज्य। ठीक है, केंद्र में क्या क्या है? राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, विधि का निर्माण कौन करता है? तो राज्यसभा और लोकसभा, यही दोनों मिलाकर विधायिका है और इन्हीं के द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है। जब विधि इन दोनों के द्वारा बनाया जाता है तो वो फिर पास होने के लिए किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति जब किसी भी विधेयक पे हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो कानून बन जाता है। तो इसीलिए संसद जो है ना, संसद वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को मिलके बनता है। ये सवाल परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं तथा लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। ऐसे ही राज्य में क्या होता है? तो राज्य में विधानमंडल होता है। विधानमंडल के द्वारा विधि निर्माण किया जाता है और राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करते हैं, तब वो विधि जो है सो लागू हो जाता है। तो विधायिका का काम क्या है? विधायिका का कार्य है विधि बनाना। ठीक है, अब उसके बाद आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका जो है उस विधि को जो विधायिका के द्वारा बनाया गया है उसको लागू करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि विधि को लागू करने का काम कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। यहाँ भी कार्यपालिका दो प्रकार के है, केंद्र के स्तर पे और राज्य के स्तर पे। ठीक है, केंद्र और राज्य। ठीक है, केंद्र में भी इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक को बोला जाता है संवैधानिक प्रमुख और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका। ये संवैधानिक प्रमुख जो है ये कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के नाम पे ही कार्यपालिका के सारे कार्य किए जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है, ये औपचारिक प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख कौन है? तो वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद है। ठीक है, और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सब क्या क्या होता है आगे सबकी चर्चा करेंगे हम लोग जब संसद पढ़ेंगे तब। ये लोग वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। अब सपोज कीजिए आप एसडीएम बनिएगा, आप बीपीएससी सेलेक्ट करते हैं होते हैं और आप एसडीएम बनते हैं, तो फिर आप विधायिका के अंग होइएगा या कार्यपालिका के अंग होइएगा? आप कमेंट करके बताइए, विधायिका के अंग होइएगा या कार्यपालिका के अंग होइएगा? देखिए मैं बताता हूँ। अब
विधायिका के अंग आप नहीं होइएगा, क्योंकि विधि तो बनाया जा चुका है संसद में बैठकर, ठीक है। उस विधि को लागू कराना जो है वो आपका उत्तरदायित्व होगा। तो आप कभी भी कोई भी अधिकारी बनिएगा तो आप कार्यपालिका के अंग बनिएगा, ठीक है। और तीसरा हिस्सा जो है वो है, तीसरा अंग जो है सरकार का वो है न्यायपालिका, ठीक है। ये एक विवाद निवारण संस्था है। भारत में क्या किया गया? संविधानवाद लाया गया। संविधानवाद का क्या मतलब था? जरा कमेंट करके बताइए, आप लोगों को याद है तो। संविधानवाद का मतलब था संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करना, ठीक है, सर्वोच्चता स्थापित करना। तो संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करने में न्यायपालिका मदद करता है और इसे संविधान का रक्षक कहा गया है, संविधान का संरक्षक कहा गया है, ठीक है। जब भी विधायिका के द्वारा कोई ऐसा विधि का निर्माण हो जो संविधान की सर्वोच्चता स्थापित होने से रोके, तो न्यायपालिका उस विधि को खारिज करती है, उस विधि को कम करती है, उस विधि पे अंकुश लगाती है ताकि संविधान की सर्वोच्चता स्थापित रह सके। तो आज हमने सरकार के अंग, सरकार का रूप, राज्य और इसके अतिरिक्त संविधान तथा संविधानवाद, इसके बारे में चर्चा कर लिया। ये एक बेसिक चीज़ है जिसकी एक समझ ज़रूर होनी चाहिए। आप लोग इस वीडियो को एक बार सुनकर अच्छे से इसे समझ लें। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग प्रस्तावना से अपने चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे और बताएंगे कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं पहले ही बता दूँ, ये संविधानवाद ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है परीक्षा में। सीमित सरकार ये पूछा जा चुका है, उत्तरदायी सरकार ये भी पूछा जा चुका है। तो ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है, यदि आप इसे समझ लिए तो फिर परीक्षा में आपका एक क्वेश्चन तो सही होना तय हो जाएगा ना। तो इसको ज़रा ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने पढ़ाई को कीजिए। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों के साथ भी, और ख़ुद लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो पसंद आ रहा है। धन्यवाद।